So, today we are going to take the new chapter in history, chapter 4, colonization in tribal society. इसमें क्या हुआ, जैसे कि आप जानते हैं कि अंग्रेज जो थे they are taking over the and they are trying to taking over the all country, the major parts of the country that get them benefit from the trade. ठीक है, तो उसी के बीच में कुछ एक ऐसी जगहें थी जिसमें आदिवासी रह रहे थे और बट दे आर वेरी रिच इन मिनरल एंड अदर स्ट्रेटेजिक लोकेशन. तो देखते हैं वो कौन कौन सी जगहें थी. तो सबसे पहले तो थी आपका ये छोटा नागपुर. छोटा नागपुर इज वेरी रिच इन आयरन और कोल, मीका, बॉक्साइट. ठीक है, एंड विच वॉज वेरी क्रूशियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्री. ब्रिटिश इंडस्ट्री को इन चीजों की बहुत जरूरत थी. सो द ब्रिटिश ऑल्सो नीडेड टिम्बर फॉर देयर फास्ट एक्सपेंडिंग रेलवे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड फॉर फ्यूल. ठीक है, रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए उनको और बिल्डिंग्स के लिए फ्यूल की जरूरत थी. ठीक है, तो उसके लिए उनको टिम्बर चाहिए था जो उनको फॉरेस्ट से ही मिल सकता था. तो ये जो छोटा नागपुर जो एरिया था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था. इसी तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया था उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी क्योंकि वो डायरेक्ट लिंक करता है इंडिया को इंडो चाइना से और बर्मा से. नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया जो मैप होता है आपका उधर इधर की साइड पे जो होता है मैप वो. ठीक है, ये वाला जो हो गया आपका एरिया, जैसे कि ये आपका ऐसे करके मैप आता है. ये जैसे मैं आपको ऐसे बना के दिखा देती हूँ. ये वाला जो एरिया होता है ये आपका चाइना से भी लिंक करता है और ये आपका इधर की तरफ बर्मा से भी लिंक करता है, जिसको आप पहले अब म्यांमार कहते हैं. ओके, तो ये जो लोकेशन थी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थी. तो इसमें इन्होंने काफी काम किया और इसको अपने कंट्रोल में ले लिया. तो उससे जो ट्राइबल सोसाइटीज के लोग थे उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए. देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए. प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड, इसमें क्या हुआ देखते हैं. ठीक है, अब ब्रिटिश जो पॉलिसीज थी उसके अकॉर्डिंग टू जो मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स और लैंडलॉर्ड थे वो ट्राइबल का एक्सप्लॉयटेशन कर सकते थे. ठीक है, उनसे जितना चाहे लैंड रेवेन्यू ले सकते थे, कुछ भी कर सकते थे. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है जो ट्राइबल सोसाइटी में जो लैंड होती है वो किसी एक पर्सन की नहीं होती है, वो उनकी पूरी कम्युनिटी की होती है. तो उसमें प्राइवेट ओनरशिप का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है. लेकिन ब्रिटिश ने जो था वो इस कंसेप्ट को यानी कि प्राइवेट ओनरशिप के कंसेप्ट को लागू कर दिया और हाई लैंड रेवेन्यू सिस्टम उनपे लगा दिया. तो इससे उनकी कंडीशन जो है वो बहुत ही खराब हो गई. दूसरी चीज ये थी कि मनी लैंडर्स तो पढ़े लिखे होते थे लेकिन जो ट्राइबल सोसाइटीज के लोग थे वो उतने पढ़े लिखे नहीं होते, एजुकेटेड नहीं होते थे, तो उनको ज्यादा कुछ पता भी नहीं था. ठीक है, तो उस पर थंब वो अपना अंगूठा लगवा लिया करते थे, उनसे जो चाहे किसी पे भी साइन करवा लिया करते थे. अब आता है फंक्शन अथॉरिटी ऑफ ट्राइबल चीफ्स. उन ट्राइबल सोसाइटी में एक चीफ होता था, मतलब एक राजा होता था, उसी की बात वो लोग माना करते थे, वही सबसे ज्यादा पावरफुल होता था. तो इससे क्या हुआ, जब ब्रिटिश आ गए तो उसके बाद क्या हुआ, तो ट्रेडिशनल पावर्स जो थी वो ट्राइबल चीफ्स की वो खत्म कर दी गई, वो उनसे छीन ली गई. ठीक, फिर है सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इस अभी पहले क्या था कि उनका कोई भी सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था, अब उनका सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो गया. बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो उनके ऊपर लागू कर दी गई, उनकी फ्रीडम को छीन लिया गया और उनकी लाइफ जो थी वो बिल्कुल आइसोलेट हो गई थी. ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेटल्ड एग्रीकल्चर. इसमें क्या था कि अब जो थे वो आदिवासी जो थे वो पहले तो एक जगह झूम के खेती करते थे, वो झूम कल्टीवेशन करते थे, लेकिन अब वो एक जगह पर रहकर ही कल्टीवेशन करने लगे थे. तो इससे सेटल्ड एग्रीकल्चर को थोड़ा सा फायदा हुआ. ओके, अब है फॉरेस्ट लॉ. फॉरेस्ट लॉ चेंज हो गए थे. पहले क्या था कि कोई भी उनके फॉरेस्ट से चीज सामान नहीं लेके आ सकता था, किसी भी तरीके की लकड़ी नहीं लेके आ सकता था. अब देखते हैं इन्होंने क्या किया. ठीक है, अब पहले तो फॉरेस्ट जो थी वो दैट वाज कम्प्लीटली द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी, बट आफ्टर द इम्प्लीकेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉज द फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट, यानी कि ब्रिटिश की प्रॉपर्टी हो गई वो. और ब्रिटिश जो थे डिक्लेयर द फॉरेस्ट रिजर्व एज रिजर्व, और जो ट्राइबल सोसाइटीज के लोग थे वो फॉरेस्ट से कोई भी चीजें नहीं ले सकते. जैसे पहले वो फ्रीली फ्रूट कलेक्ट कर लिया करते थे, एनिमल्स को हंट कर लिया करते थे, तो वो सब चीजें अब बिल्कुल खत्म हो गई. ठीक है, अब है ओपन रेवेलियन. तो जो कोई आदिवासी थी, आदिवासी कंसिडर्ड दैट फॉरेस्ट एंड इट्स प्रोड्यूस ट्रेडिशनली बिलोंग टू देम एंड दे स्ट्रांगली रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ. ठीक है, जो कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ आया उसको उन्होंने बिल्कुल विरोध किया
और उन्होंने एक रेवेलियन कर दी जिसको हम कहते हैं फॉरेस्ट सत्याग्रह 1930 इस सेंट्रल प्रोविंस में। इसी तरीके से सोनोग्राम संगमा भी हुआ जो कि 1906 में हुआ आसाम में। ठीक है, इसके बाद आते हैं फिर क्रिश्चियन मिशनरीज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने धर्म को फैलाना शुरू कर दिया। तो आदिवासियों को लगा कि अरे ये तो हमारे धर्म पे भी खतरा हो गया है ना, तो इस तरीके से उनका फिर वहां पे वो भी डर शुरू होने लगा। तो ये सारे रीजंस थे जिससे बहुत सारे आगे आप पढ़ेंगे रेवेलियन हुई। ट्राइबल सोसाइटी ने रिवोल्ट कर दिया। कैश क्रॉप्स पे बहुत ज्यादा फोकस होने लगा कि इंडिगो, पॉपी, कॉटन, जूट इन सबको उगाओ। ठीक है, और प्लांटेशन करते थे जो लोग, मतलब जो प्लांटेशन पे काम करते थे लोग, मजदूर जो थे, उनको बहुत ही कम सैलरी दी जाती थी। ओके, फ्रॉम द लेट 19th century ट्राइबल वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर्स टू वर्क एट टी प्लांटेशन इन आसाम एंड कोल माइंस इन झारखंड। जो कोल माइंस थे उसमें काम बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, और इसमें एक बार करीब 1920s की बात है, 2000 वर्कर्स जो हैं वो कोल माइन में मर भी गए थे जो कि ट्राइबल सोसाइटी से बिलोंग करते थे। ठीक, तो उसके बाद जब हुआ तो उसके बाद फिर इनको ये भी लगने लगा कि अरे हमारी लाइफ भी अब तो खतरे में आ गई है, तो उन्होंने फिर रिवोल्ट किया। तो ये सारे रिवोल्ट हैं, ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं, जिसमें आप देखिए कोल का रिवोल्ट है 1831-32 में, संथाल रेबेलियन है 1855 में, खासी है 2933 में, मुंडा रेबेलियन है ना 1895 में। कोल्स कौन थे? कोल्स जो थे वो छोटा नागपुर में रहते थे और अंडर द ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम दे फाउंड दैट द ट्रेडिशनल राइट्स आर बीइंग एनक्रोच्ड, मतलब उनके ट्रेडिशनल राइट्स उनसे छीने जा रहे हैं। तो जो ऑपरेसिव पॉलिसी थी ब्रिटिश की, उन्होंने मजबूर कर दिया इनको कि वो रिवोल्ट करें। तो कोल्स ने क्या किया, एक मासिव रेवेलियन किया 1831-32 में अंडर द लीडरशिप ऑफ बुद्धू भगत, जोग भगत और माद्रा माहौल। ठीक है, इनकी उसमें किया रिवोल्ट उन्होंने। तो दे वर सपोर्टेड बाय द मुंडास, मुंडा, संथाल और होस और ओरन्स, ये भी सब जाति ट्राइबल सोसाइटीज के लोग हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट किया। ठीक, इस तरीके से इसमें कई सारी रिवोल्ट्स हैं जो आप खुद ही पढ़ लेंगे। आई डोंट थिंक इसमें कुछ बहुत ज्यादा है करने के लिए। इस तरीके से फिर ये संथाल रिवोल्ट है, तो इसमें सिर्फ आपको इतना पढ़ना है कि कौन सा रिवोल्ट है, ठीक है, कहाँ पे हुआ है ये, और इसको किसने किया है, इसके लीडर्स कौन कौन थे। ओके, दीज आर वेरी सिंपल, यू कैन रीड इट जस्ट, क्योंकि इसमें से ज्यादा कुछ आना नहीं है चैप्टर में, तो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।